अस्सलाम वालेकुम। आप कमिंग इनटू द नेक्स्ट लेक्चर और 37 का हमारा टॉपिक चल रहा है और हमारा स्टैंडर्ड प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। और अभी तक हमने इसमें जो डिस्कशन किया है इन द प्रीवियस 4 लेक्चर, वो हम सिर्फ प्रोविजन को डिस्कस कर रहे हैं और हमने प्रोविजन के बारे में डिस्कशन की रिगार्डिंग द डेफिनेशन एंड रिकग्निशन क्राइटेरिया एंड हाउ टू मेजर द प्रोविजन एंड सर्टेन स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटिंग टू द प्रोविजन। आज हम बात करेंगे जनाब कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है जनाब कि यहां पर जो वर्ड है दैट इज कंटिंजेंट इवेंट। ओके, दैट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा इवेंट जिसके होने की पॉसिबिलिटी जो है वो किसी दूसरे इवेंट पे हो और जो कोई दूसरा इवेंट जो है वो एंटिटी के रिपोर्टिंग एंटिटी के कंट्रोल में ना हो, तो उसको हम कहते हैं ये कंटिंजेंट है। मतलब व्हाट आर दैट इज कंटिंजेंट इवेंट्स। तो हम कहते हैं कि जनाब व्हेन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट व्हिच इज नॉट in the control of the reporting entity, the first event is called as the contingent event. And if it involves an outflow of economic benefits, तो हम इसे कहते हैं जनाब कि ये liability है। and if it involves an inflow of economic benefit, तो हम ये कहते हैं ये contingent asset। मतलब हम बात ये कर रहे हैं कि जनाब अगर contingent liabilities हैं तो इसमें important चीज़ ये है कि हम ये देखें कि कंटिंजेंसी या कंटिंजेंट से क्या मुराद। तो हम कहते हैं जनाब कंटिंजेंट इवेंट। व्हाट आर दीज कंटिंजेंट इवेंट्स। तो हम कहते हैं कंटिंजेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स वेयर द अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट depends on the occurrence or non-occurrence of another event, where the occurrence or non-occurrence of an event depends on the occurrence or non-occurrence of another event which is not in the control of the entity, in the control of reporting entity, ठीक। मतलब ये जो दूसरा इवेंट है जिस पर वो डिपेंडेंट है वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक। तो ये जो हम पहले बात कर रहे हैं कि ये वाला जो इवेंट है इसको हम क्या कहेंगे, द फॉर्मर वन इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट इवेंट। ठीक हो गया। सो वेयर द अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस ऑफ, मतलब एक इवेंट का होना या ना होना जो है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक दूसरा इवेंट होगा या कि नहीं होगा। और ये जो दूसरा इवेंट है ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक। द सेकेंड इवेंट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ कंटिंजेंट इवेंट। फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये एक कंटिंजेंट इवेंट है। एंड इफ इट इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, तो हम कहते हैं जनाब ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज। मतलब अगर इस सिचुएशन में ये जो पहला इवेंट है जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, ठीक, तो अगर ये होगा या नहीं होगा तो और इसके बैकग्राउंड में ये है कि आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, अगर ये होगा तो फिर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और अगर इसमें ये है कि इनफ्लो होगा तो ये कंटिंजेंट एसेट है। तो एक तो पहले ये बात हो। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको देखें तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर, अगर हम यहाँ पे लिखें, सो दीज आर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, दीज आर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था virtually certain, probable, possible and remote.
तो ये है जी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, सो इट्स नॉट प्रोबेबल। मतलब अगर आप इसको प्रोविजन से डिस्टिंग्विश करें तो हम ये कह रहे हैं, उससे अलहदा करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको डिस्टिंग्विश करती है प्रोविजन से कंटिंजेंट लायबिलिटी को, वो ये है कि इसके जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो सिंपली पॉसिबल, सो इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट। सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर पॉसिबल ऑब्लिगेशन, सबसे पहली बात नंबर वन। या फिर हम कहते हैं एक इस वजह से, या हम ये कहें कि जनाब रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है प्रोविजन का उसके साथ कंप्लाई नहीं हो रहा। मतलब हम ये कहें कि जनाब इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लेकिन प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी प्रोबेबल आउटफ्लो, अगर आपको याद हो। दूसरा था रिलायबल एस्टिमेट, क्या आप रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो, प्रोबेबल आउटफ्लो हो और नेचुरली लायबिलिटी हो। अब हम ये कहते हैं कि अगर आप प्रोविजन के रेफरेंस में बात करें, हम कहें जी इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज ऑब्लिगेटिंग इवेंट एंड ऑब्लिगेशन इज देयर, लेकिन इन दोनों में से कोई एक जो है, या हम कहें रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है प्रोविजन का वो मीट नहीं हो रहा है, या आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, या आप हम ये समझते हैं कि आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, इट्स पॉसिबल, तो फिर भी हम इसे क्या कहेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। क्या कहेंगे जनाब हम इसको, इट विल बी कंटिंजेंट लायबिलिटीज इफ द ऑब्लिगेशन इज पॉसिबल, या फिर हम ये कहें कि प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है और एस्टिमेशन या नहीं कर पा रहे, तो हम कहेंगे जनाब इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इसको करना क्या है, इसको जनाब आपने अकाउंट फॉर नहीं करना, आपने सिंपली इसको डिस्क्लोज करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द नोट्स टू द अकाउंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज इट। ठीक, आपने इसको डिस्क्लोज करना है इन द नोट्स टू द अकाउंट। आपने याद रखना है जैसे हमने प्रोविजन की डबल एंट्री की और हमने डबल एंट्री करने के बाद जनाब उसको मेजर भी किया दिस एंड दैट, तो ये सारी स्टोरी जो है आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी में करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और इसको सिंपली हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज इट। ठीक, सिंपली इसका डिस्क्लोजर है, और इसके डिस्क्लोजर में आपने जो चीज़ें बतानी है कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी डिस्क्लोज इन द डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो इसमें सबसे पहले आपने बताना है कि जनाब डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी, आपने थोड़ा बहुत उसके नेचर के बारे में बताना है कि लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है, और इफ पॉसिबल वेयर प्रैक्टिकेबल, तो आपने बताना है जी उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है और क्या क्या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं, इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। सो इन द डिस्क्लोजर we are talking about the nature of the obligation, and if practicable the possible financial effect, and second the uncertainties surrounding that thing, indication of uncertainties। ठीक, और अगर हम ये देखते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है रीइंबर्समेंट की, तो वो आपने डिस्क्लोज करनी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको नोट बना लें कि डिस्क्लोज करना है और क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो हमने कहा जनाब इसकी नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, a description about the nature of obligation, second if practicable, अगर possible हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, if practicable financial effect, possible financial effect वो आपने बताना है। ठीक, and the uncertainties involved, क्या क्या uncertainties हैं उसके बारे में आप अगर बता दें तो ये है। और इसके अलावा मैं ये कहा जनाब कि अगर कोई रीइंबर्समेंट है तो उसके बारे में भी बता दें, इफ देयर इज एनी रीइंबर्समेंट। तो ये आपने क्या करना है जी, ये आपने डिस्क्लोज करना है इन रिलेशन टू द कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो द कंटिंजेंट लायबिलिटी जो हम स्टैंडर्ड में देख रहे हैं क्या बनी जनाब, दे आर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस नंबर वन, और जहां हम ये कह रहे हैं कि जनाब प्रोविजन का रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है वो ना कंप्लाई और फेल टू कंप्लाई, फॉर एग्जांपल इट्स द प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है या एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, और फिर हमने कहा जी हमने इसको सिंपली क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन द नोट्स टू द अकाउंट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्लोज इट, देयर इज नो डबल एंट्री दैट यू हैव टू पास, आपने इसको रिकग्नाइज या अकाउंट फॉर नहीं करना, दिस इज सिंपली डिस्क्लोज, और ये चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी।
इसके बाद आ गया जनाब कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट एसेट के बारे में आपने याद रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मे और मे नॉट हैपन, और इफ इट इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, एंड इफ इट इन्वॉल्व्स एन इनफ्लो तो ये कंटिंजेंट एसेट है। और आप सिंपली ये याद रखें कि कंटिंजेंट एसेट जो है, कंटिंजेंट एसेट ये सिर्फ उस वक्त, आप इसको डिस्क्लोज भी उस वक्त करेंगे इफ इट इज प्रोबेबल। बस आपने इसके बारे में स्पेशली ये बात करनी है, डिस्क्लोज इफ प्रोबेबल। तो आपने इसको डिस्क्लोज करना है। इसका मतलब अगर ये सिंपली पॉसिबल है तो आपने इसके कुछ नहीं करना, ना डिस्क्लोज करना, ठीक। नेचुरली आप उसको रिकग्नाइज तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम जब प्रोबेबल है कंटिंजेंट तो हम उससे कह रहे हैं कि सिंपली डिस्क्लोज करें। इफ इट इज प्रोबेबल देन यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज इट। और नेचुरली अगर ये वर्चुअली सर्टन हो जाएगा तो फिर तो वो उधर एसेट्स में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपने ये चीज याद रखनी है इन कंट्रास्ट विद कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हैं एंड दे रिक्वायर डिस्क्लोजर, whereas in case of contingent assets it will only be disclosed if it is probable, ठीक। और अगर आपके ज़हन में ये सवाल आए तो पॉसिबल की सूरत में क्या होगा, तो हमने कहा वी आर गोइंग टू डू नथिंग। पॉसिबल मीन्स आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इवन डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं, ठीक। और अगर आप देखें प्रोविजन आपने रिकग्नाइज की बिकॉज दे आर प्रोबेबल, ठीक। Contingent liabilities, they are not probable, they are possible, we are simply disclose them. Contingent asset possible है अगर, तो हमने कहा जनाब कुछ नहीं करना, ये simply disclose होगा जब ये probable होगा, when it is probable। ये चीज आपने याद रखनी है। Just remember this thing, very important thing to remember कि जनाब इसको हम disclose करते हैं जब ये प्रोबेबल हो। सो डिस्क्लोज इफ इट इज प्रोबेबल। ठीक हो गया जनाब, ये था IAS 37 प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो आई होप आप इसको समझ आ गया होगा आपको। इसको बुक में से आप पढ़ें। अभी हम इसकी प्रैक्टिस सेशन में चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि पास पेपर के सवाल करने से पहले मैं आपको बता रहा कि 37 और IAS 10 जो है, इनके क्वेश्चन जो है ये इकट्ठे आते हैं, मिक्स होके आते हैं। तो पास पेपर के सवाल पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम एक छोटा सा स्टैंडर्ड है दैट IAS 10। तो IAS 10 जो है उसको हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, उसका बेसिक थीम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम प्रैक्टिस में जाएंगे। एंड देन IAS 37 की एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने के बाद वी विल स्टार्ट द IFRIC 1, जो कि इसी से रिलेट करती है 37 से। तो यहीं पे पढ़ लेंगे उसको, तो हमारा एक अच्छा भला एरिया ऑफ द पेपर जो है वो हो जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दैट इज IAS 10। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ जनाब, और IAS 10 पे चलते हैं। So IAS 10, events after the reporting date. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये IAS का नाम है जी, IAS 10। पहले इसके थीम को अगर हम समझें कि क्या कहना चाह रहे, ठीक। इसमें साहब सबसे पहले जी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट में रिपोर्टिंग डेट, अब हम सबको पता है जनाब रिपोर्टिंग डेट से मुराद ये है द बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड जो है वो 30 जून का है तो 30 जून इज द रिपोर्टिंग डेट।
30 सितंबर का है तो 30 सितंबर इज द रिपोर्टिंग डेट, 31 दिसंबर का है तो 31 दिसंबर इज द रिपोर्टिंग डेट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी अकाउंटिंग ईयर है, हम कहते हैं जी द अकाउंटिंग ईयर इज 30 जून 2019, दैट इज एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें रिपोर्टिंग डेट क्या है, तो हम कहते हैं जनाब इसकी रिपोर्टिंग डेट बनती है 30 जून 2019। और ये किस टाइम पीरियड की रिपोर्टिंग कर रहा है, तो हम कहते हैं जी ये टाइम पीरियड की रिपोर्टिंग कर रहा है जुलाई 2018 से जून 2019 तक। इसका मतलब है कि अगर हम इसको खोल के देखें तो ये क्या बनता है जनाब, इसकी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है जनाब, इट स्टार्ट विद 1 जुलाई 2018 और जनाब ये ख़त्म होता है 30 जून 2019 को। ठीक हो गया, 30 जून 2019 अकाउंटिंग ईयर बन गया। अब इसमें हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग डेट क्या है, तो हम कहते हैं रिपोर्टिंग डेट है 30 जून। इस तारीख के रेफरेंस से, इस डेट के रेफरेंस से हम रिपोर्टिंग करते हैं पिछले गुजरे हुए 12 माह। हम सबको पता है जनाब ये बात, हमने अच्छी तरह इसको देखा। अब हमें ये पता है यहाँ प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप इस अकाउंटिंग ईयर की रिपोर्टिंग करेंगे तो 30 जून डेट के रेफरेंस से करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते बनाते, फाइनल करते करते कुछ टाइम पीरियड गुजर जाएगा। आपको पता है जनाब जब आप ऑडिट पढ़ेंगे तो ईयर एंड होगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको फाइनल करेगी। ठीक हो गया, दे विल फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होंगी। फिर जब वंस द मैनेजमेंट फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो द ऑडिटर विल कम्स इन। ऑडिटर साहब जनाब आगे क्या करेंगे, उसको टेस्ट चेक करेंगे, देखेंगे सही बनी है या नहीं बनी। तो इस पूरे प्रोसेस में द टाइम विल पास, ठीक, टाइम गुजरता जाएगा और हमें पता ये चलता है कि नॉर्मली कि 30 जून 2019 का जो ईयर एंड है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट उसको अप्रूव करेगी, कब करेगी, ठीक। तो हम देखते हैं जनाब पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होंगी, मैनेजमेंट चीफ अकाउंटेंट साहब सारी टीम उसको फाइनलाइज करेगी, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, फिर वो उसमें ओपिनियन देगा, देन उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो उसको ऑथोराइज करेगी। अब IAS 10 ये कहता है जनाब, ये जो हम कह रहे हैं ना इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, कहता है जी दीज आर दोज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब आपको नाम समझ आ रहा होगा कि वो इवेंट्स जो कि रिपोर्टिंग डेट के बाद होते हैं किसी भी साल से रिलेटेड, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019, तो इसके रेफरेंस से इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट क्या होंगे, तो हम कहते हैं वो इवेंट्स जो 30 जून 2019 के बाद हो रहे हैं, यानी कि 1 जुलाई 2019, ठीक, से शुरू हो गया काम। अब व्हाट आर द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, तो हम कहते हैं जनाब दोज इवेंट्स व्हिच अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट के बाद जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि होते ये रिपोर्टिंग डेट्स के बाद रहे हैं तो वो तो चलता ही रहेगा काम, तो हम कहते हैं जनाब उसके ऊपर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हम कहते हैं दीज आर दोज इवेंट्स विच अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ठीक, रिपोर्टिंग डेट के बाद होते हैं, अप टू द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट टू बी पब्लिकली अवेलेबल। मतलब वो डेट जब मैनेजमेंट ऑथोराइज करेगी कि अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक के पास जा सकती है या आपने इशू कर दी है। इसका मतलब है वो डेट जब ये वाली इंफॉर्मेशन जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करती है वो जनरल पब्लिक को पता चलेगी, जिस डेट को जब मैनेजमेंट उसको ऑथोराइज कर देगी एंड द जनरल पब्लिक विल हैव एन एक्सेस ऑन दैट इंफॉर्मेशन, ठीक। उससे पहले इस टाइम पीरियड में जनरल पब्लिक को, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के फौरन बाद, यानी कि 1 जुलाई 2019 कंपनी की सेल कितनी है पिछले साल की, ये सिर्फ अभी तक मैनेजमेंट तक बात
कन्फाइन है, सिर्फ मैनेजमेंट को पता है और किसी को नहीं पता। जनरल पब्लिक मींस बैंक्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब लोग जो इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट, इनको नहीं पता कि इस साल की सेल्स कितनी। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ईयर। कोई भी इंफॉर्मेशन जो अभी तक कन्फाइन है, लिमिटेड है, अप टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जनाब उसको सीधा पतला करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द कंपनी लॉ, उसको आप बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे। सो इट विल टेक टाइम। अब वो इन्फॉर्मेशन अभी तक मैनेजमेंट तक है, किसी के पास वो बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं निकली। फिर ऑडिटर साहब आके उसको टेस्ट करेंगे, देन अगेन इट्स स्टिल लिमिटेड अप टू द सम की पर्सनल ऑफ द मैनेजमेंट एंड दिस एंड दैट ऑडिटर। देन जनाब ऑडिटर उस पर ओपिनियन देगा और उसके बाद जो है शेयर होल्डर मीटिंग या उसके बाद जो भी होगा। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में ये इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है अप टू द लिमिटेड पीपल। ये इंफॉर्मेशन जब पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है जिस डेट पे, उस डेट को हम क्या कहते हैं? ऑथराइजेशन डेट। द डेट एट विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पब्लिकली अवेलेबल वेयर द मैनेजमेंट ऑथराइज देम, तो उसको हम कहते हैं ये ऑथराइजेशन डेट है। सो द इवेंट्स अकर बिटवीन द टू डेट्स, रिपोर्टिंग डेट यानी कि ईयर एंड and the date on which the financial statement are authorized to be publicly available, तो उसको हम कहते हैं ये authorization date है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ये डेट है जुलाई अगस्त 15 सितंबर। 15 सितंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल हुई। तो अब इन दो डेट्स के दरमियान जितने भी इवेंट्स हुए हैं, all these events which are happening in these two dates, चाहे आप नॉर्मल सेल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? दीज आर कॉल्ड एज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। सो ऑल दोज इवेंट्स जो कि हो रहे हैं जनाब इन दो डेट्स के दरमियान, इनको हम क्या कह रहे हैं जनाब? दीज आर कॉल्ड एज इवेंट्स आफ्टर द। तो ये जनाब जस्ट अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस कि ये क्या है जनाब? These are the events after the reporting day. So there are so many things. So आपने याद कर रखना है कि these are those events which occur between the two dates, the reporting date and the date on which the financial statements are authorized to be publicly available. So these are called as events after the reporting date. So ये हो गया जी events after the reporting date. अब ये events जो हैं ये दो तरह के, there are two types of events after the reporting date. The number one is called as, जनाब ये कौन सा है? तो कहते हैं जनाब ये एक है जी एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स, नंबर वन इज कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट्स, नंबर वन एडजस्टिंग इवेंट्स, और दिस अदर वन इज कॉल्ड एज non-adjusting events. Adjusting events and non-adjusting events. So दो तरह के इवेंट बनकर, ये सारे इवेंट्स इनको दो हिस्सों में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो हम ये क्या है जनाब? एडजस्टिंग इवेंट्स तो हम कहते हैं जनाब दीज आर those events which provides further evidence of those conditions which exist at reporting date. When adjusting events are those events which provide further evidence of those conditions which exist at the reporting date. जैसे अब देखें 37 के साथ इसको मिला। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं जनाब कि जब रिपोर्टिंग डेट थी तो उस वक्त कंपनी के खिलाफ एक लिटिगेशन चल रही।
कंपनी के खिलाफ लिटिगेशन चल रही थी। अकाउंटेंट साहब ने लीगल एडवाइजर से पूछा कि भाई ये जो लिटिगेशन हमारे खिलाफ चल रही है इसके क्या आउटकम आएंगे। तो उसने कहा जनाब अभी कुछ कह नहीं सकते, देयर इज नथिंग वी कैन से दैट। हो भी सकता है कि आपको फाइन हो जाए और हो सकता है ना हो। इसका मतलब है उसकी स्टेटमेंट को जब अकाउंटेंट एवेल्युएट करता है विद रेफरेंस ऑफ IAS 37 तो कहता है यार ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन बनता है, इट इज जस्ट अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर दे देता है। किस चीज़ का, अभी हम बात कर रहे थे कंटीजेंट लायबिलिटी। वो कहते हैं जनाब ये सिंपली पॉसिबल ऑब्लिगेशन है बिकॉज हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया है, लॉयर से पूछा है, उसने बताया कि जनाब पॉसिबल है कि आपको फाइन हो जाए, लेकिन अभी इसके बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन जब इमर्ज होगी तो पता चलेगा। सो अकाउंटेंट साहब ने उसी इंफॉर्मेशन को लिया और 37 के रेफरेंस से देखा और उसने कहा यार ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई जुलाई के अंदर या अगस्त के मिड में जाके आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन आती है इस लिटिगेशन के बारे में और पता ये चलता है कि जनाब ये केस, तो लॉयर साहब से पूछा होगा जी आपके खिलाफ आ रहा है केस, आपको फाइन हो जाना है और मेरा ख्याल है कि आपको फला अमाउंट का फाइन हो जाएगा। तो एडवाइस वो दे रहा है जनाब, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी आपको कोई 2 लाख रुपए का फाइन हो जाना है। जो भी सिचुएशन चल रही है पता ये चल रहा है कि जनाब डिसीजन कंपनी के खिलाफ आएगा और आपको 2 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। अब आप देखें कि अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो कंडीशन जो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, कंपनी के खिलाफ केस चला हुआ था, ठीक, उसके बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन आई उस इंफॉर्मेशन के रेफरेंस से, ठीक, फर्दर इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में आई, उस कंडीशन के बारे में जो ऑलरेडी ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक। तो उस फर्दर इंफॉर्मेशन ने हमें ये बताया कि जनाब अब ये ऑब्लिगेशन जो था जो ईयर एंड पे पॉसिबल था अब ये प्रोबेबल हो चुका। तो जब ये प्रोबेबल हो गया तो हमने ये देखा कि अब तो ये प्रोविजन की डेफिनेशन को मीट कर गया। नाउ प्रोविजन शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, अ प्रोविजन शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब थीम ये है कि चूंकि इंफॉर्मेशन अभी तक जनरल पब्लिक के पास नहीं गई, अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन कन्फाइन है, लिमिटेड है अप टू द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो नया इवेंट हुआ है, जो फर्दर आपके पास इंफॉर्मेशन इमर्ज हुई है, फर्दर इंफॉर्मेशन जो आई है, उस हिसाब से जो उस वक्त हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम उसको असेस नहीं कर पा रहे थे कि जनाब ये पॉसिबल, प्रोबेबल या व्हाटएवर। तो अब जो इंफॉर्मेशन आई है उसने आपके उस पूरी जजमेंट को फर्दर लाइट फेंकी और आपको पता ये चल रहा है कि यार ये तो प्रोविजन है। तो अब चूंकि पब्लिक के पास अभी तक इंफॉर्मेशन गई नहीं, तो व्हाट वी कैन डू कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर लें, उसमें सिर्फ आपने डिस्क्लोजर दिया था कंटिंजेंट लायबिलिटी का, तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करके उसमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लें। इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें पहले आपने सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे रखा था, अब आपने उसको एडजस्ट किया है और उसमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट्स। तो आई होपफुली आपको बड़ी सादा सी बात है कि जनाब ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, बिकॉज द इवेंट्स इन दिस पीरियड प्रोवाइड, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो इबहाम आपके ज़हन में था एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग डेट कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, वो अब इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है और वो जो इबहाम था, जो आपको इश्यूज आ रहे थे, वो अब खत्म हो गए हैं। अब आप इसको देखें कि क्या होगा, तो हम देखते हैं कि जनाब ये तो प्रोविजन बननी चाहिए, तो आपने उसको प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लिया। इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर कैरी कर रही थी, अब आपको उसमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिपोर्टेड प्रॉफिट कम करने पड़ेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट। ठीक हो गया जनाब, इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हिच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ दोज कंडीशन व्हिच एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग डेट। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करेंगे। अब आगे जनाब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो द नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, तो बड़ी सादा सी डेफिनेशन, उसी को अगर आप देखें तो हम कहते हैं दीज आर दोज इवेंट्स व्हिच प्रोवाइड्स, those events which provides
which provides further evidence of those conditions which exist after the reporting date. After the reporting date. मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन किस चीज की देते हैं? फर्दर एविडेंस ऑफ दोज कंडीशन विच एग्जिस्ट आफ्टर. ठीक, और यहां पर आप देखें हमने लिखा है विच एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग डेट. ये दो बेसिक वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन के मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस चीज की बारे में जो कि रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसके बाद इमर्ज हुई और फर्दर एविडेंस आपको उस चीज के बारे में दे. इसका मतलब है इट हैज नथिंग टू डू विद द रिपोर्टिंग ईयर. उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता जो पिछले साल का है, बिकॉज ऑल दिस सिचुएशन इमर्ज आफ्टर द ईयर एंड. ईयर एंड के बाद इमर्ज हुई, तो इसका मतलब है इट हैज नथिंग टू डू विद द रिपोर्टिंग ईयर. क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहे हैं फर्दर वो इन्फॉर्मेशन है उस चीज के बारे में है जो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. वो सिचुएशन रिपोर्टिंग डेट के बाद इमर्ज हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन बन गई. सो दैट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट. इसका मतलब है जैसे हमने कहा जी एडजस्टिंग इवेंट्स जो हैं इसके लिए आप क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू फॉर द एडजस्टिंग इवेंट्स. तो हमने कहा जनाब इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करेंगे. इसका मतलब है एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑलरेडी बन चुकी होंगी. जैसे मैंने आपको कहा कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे रखा था, अब आपको उसमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी. इसका मतलब है यू हैव टू चेंज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स, रिपोर्टेड फिगर्स, प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर चेंज होगी, प्रॉफिट की बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगी. बट इन केस ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट वी आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट the financial statement. Okay, there's nothing to do with the financial statement, but if ये कहता है कि आप disclose if the non-adjusting event if the non-adjusting event is material. अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल है तो फिर आपने क्या करना है, इसको डिस्क्लोज करना. इफ द नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज मटेरियल इवेंट देन सिंपली डिस्क्लोज इट. ठीक, अब हम कहते हैं जनाब अब लफ्ज यूज कर रहे हैं मटेरियल. सो इफ द नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज मटेरियल देन इट इज going to be disclosed. we disclose it, हम इसको disclose करेंगे अगर ये एक material event है. तो हमने कहा जी ये क्या होता है material. तो हम कहते हैं कि जब ऐसा इवेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन which can affect the decision making of the user, जिसके होने ना होने से यूजर्स की डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट आ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक मटीरियल इंफॉर्मेशन. मतलब अगर एक इंफॉर्मेशन होगी तो यूजर का डिसीजन कुछ और होगा, ना होगी तो वो बदल सकता है. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब के कंपनी कि जनाब इंफॉर्मेशन ये है कि अर्थक्वेक आया रिपोर्टिंग डेट के बाद और वेयर हाउस जो है वो सारा छत गिर गई, बड़ा नुकसान हुआ कंपनी का. ठीक, अब इस इंफॉर्मेशन के बारे में ये है कि जनाब फॉर एग्जांपल इस पीरियड के दौरान अर्थक्वेक आया और कंपनी का एक मेजर वेयर हाउस जो है वो ऑन ग्राउंड आ गया और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री थी और वो सारी ख़त्म हो गई. ठीक, अब ये इवेंट का होना, क्योंकि ईयर एंड पे ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं थी करती और बाद में हुआ, तो अब ये हम कहते हैं कि अभी ऑथराइजेशन डेट आनी है, अर्थक्वेक उससे पहले आ गया है, तो हम ये कहते हैं कि इन्वेंट्री सारी जो पड़ी थी ख़राब होगी. अब ये इन्फॉर्मेशन यूज़र को बतानी चाहिए, ये अगले साल की अगले साल बता देंगे. स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं जनाब, ये इवेंट एक मटीरियल इवेंट है, बिकॉज इतनी सारी इन्वेंट्री जो आपके पास थी, जो आपके वेयर हाउस में थी, वो तो ख़त्म हो गई. अब इस इंफॉर्मेशन पे यूज़र को पता होना चाहिए कि दैट दे डोंट हैव एनीथिंग टू सेल आउट. ठीक, इनके पास इन्वेंट्री पाइल अप करनी पड़ेगी और इनकी सेल इफेक्ट हो सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है. सो दिस इंफॉर्मेशन कंटेन दिस थिंग. ठीक,
अब अगर आप ये बताएंगे तो यूजर्स के डिसीजन डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब एक शेयर होल्डर जो है वो ये देख रहा है कि इन द कमिंग ईयर कंपनी की सेल्स डिक्लाइन कर जाएगी, इनकी शेयर अर्निंग पर शेयर जो है वो अफेक्ट होएगी और कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में डिप कर जाएगा, तो हो सकता है वो शेयर बेच दे। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हो सकता है वो नेचुरली वो शेयर रिटेन करे, लेकिन इसके होने से उसका जो डिसीजन है कि मैं शेयर रिटेन करूंगा वो बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक मटीरियल इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटीरियल होगा तो आप डिस्क्लोज करेंगे, यानी कि नोट्स टू द अकाउंट में आप, जैसे हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनाया, यू जस्ट हैव टू नरेट इट, ठीक, और आप बताएंगे जनाब कि ये एक इवेंट हुआ और नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ओनली डिस्क्लोजर इफ द नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज मटीरियल, अगर वो मटीरियल है तो आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। सो रिमेंबर दिस, इट इज द ओनली डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट इफ इट इज मटीरियल। ठीक हो गया। तो ये बेसिक IAS 10 की साइंस है कि जनाब ऑल दोज इवेंट्स विच अकर बिटवीन द टू डेट्स, reporting date and the authorization date, it is called as the events after the reporting date. So sum up अगर हम करें, if any event which occur in these between two dates, which is reporting events after the reporting date, and provides you further evidence of the condition which exists at the reporting date, it is adjusting event. And if it provides you the information which emerge after the reporting date, so it is a non-adjusting event. For adjusting event, we will adjust the financial statement, and for the non-adjusting event, we only give a disclosure. Okay, only the disclosure if it is material. ठीक हो गया। अब इसमें जनाब आपने ये याद रखना है, कुछ 2-3 चीजें हैं, ठीक, जो स्पेशली आपको पास आपने स्टैंडर्ड भी उसको डिस्कस करता है। एक है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न इश्यू। गोइंग कंसर्न जो है आपको याद होगा, it's an assumption, ठीक, this is an assumption while we are preparing the financial statement of a company। तो हम ये देखते हैं कि ईयर एंड पे कि क्या कंपनी, ये जैसे ईयर एंड 30 जून है, तो हम ये देखते हैं कि क्या कंपनी जो है, जो नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट है आफ्टर द 12 मंथ 30 जून 2020, 30 जून 2020, इसको हम क्या कहते हैं, कमिंग 12 मंथ, तो हम ये कहते हैं जनाब द फोरसीएबल फ्यूचर, इट्स कॉल्ड एज फोरसीएबल फ्यूचर। अब गोइंग कंसर्न ये कहती है कि जनाब द कंपनी विल रिमेन इन ऑपरेशंस, द कंपनी विल रिमेन इन ऑपरेशंस, यानी कि कंपनी बिजनेस चलता रहेगा फोरसीएबल फ्यूचर में, यानी कि अप टू द एटलीस्ट अप टू द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कि बिजनेस चलता रहेगा, और मैनेजमेंट कि कोई ऐसी प्लान नहीं है और ना ही कोई नेसेसिटी क्रिएट हुई है, ना प्लान है ना ही कोई नेसेसिटी है किस चीज की, कि बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक, तो हम जब गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं गोइंग कंसर्न मींस दैट द बिजनेस विल रिमेन इन ऑपरेशन in the foreseeable future and the management has no plan and not the necessity to curtail their major business operations। मतलब वो बिजनेस बंद कर देंगे, इस चीज का ना तो मैनेजमेंट ने कोई प्लान बना रखा है और ना ही कोई सिचुएशन ऐसी बनी है कि बिजनेस बंद करना पड़े। मतलब क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्रेडिटर जो है वो आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आपको अपने मेन एसेट्स बेचने पड़े और लोगों के पैसे वापस करने पड़े, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाए, वर्किंग कैपिटल में से पैसे निकालने पड़े, ऑपरेशन ठप हो जाए और जनाब सूरत हाल संगीन हो जाए, या कोई ऐसा लॉ पास हो गया कि आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो गया, टैक्सेस बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी एडवर्स सिचुएशंस जो है वो बन गई है जिसकी वजह से आपसे कोई बिजनेस आपसे नहीं होगा, तो हम ये कहते हैं नेसेसिटी क्रिएट हो। There was a necessity, आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। ठीक, और जब ऐसा सिचुएशन बन जाए कि मैनेजमेंट का प्लान हो या नेसेसिटी क्रिएट हो जाए कि बिजनेस कमिंग 12 मंथ में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हम ये कहते हैं कि ये बिजनेस जो है ये गोइंग कंसर्न ही नहीं है। ठीक, बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि बिजनेस
गोइंग कंसर्न। ठीक, जब बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनती है। जैसे हम नॉर्मली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, तो अगर मैं एसओएफपी को थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने अगर आप देखें, आपको याद होगा कि एसओपी में सबसे पहले आप लिखते हैं जी नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स के सेक्शन में, फिर दूसरे में आप लिखते हैं करंट एसेट्स, और फिर आप लिखते हैं जी इक्विटी, एंड देन नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। सो क्लासिफिकेशन आप करते एसेट्स की और लायबिलिटीज। अब अगर आप गौर करें तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है करंट और नॉन करंट एसेट की, ये बाय डिफॉल्ट इस चीज पर बेस करती है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। ठीक, कैसे? तो हमें पता है जनाब नॉन करंट एसेट से मुराद ये है कि ऐसे एसेट जिनसे बेनिफिट मोर देन 12 मंथ आएंगे। इसका मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन एज्यूम करती है कि बिजनेस आने वाले 12 माह तक तो चलता रहेगा, उससे आगे भी जाएगा, इसीलिए ये नॉन करंट है, और इनके बेनिफिट विद इन 12 मंथ आएंगे तो ये करंट है। इसी तरह विद द लायबिलिटीज। ठीक, अब हम ये कहते हैं कि ये क्लासिफिकेशन और इनकी जो मेजरमेंट है एज पर द स्टैंडर्ड, आप कैरिंग वैल्यू पे ले रहे हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, तो हम कहते हैं जी ये गोइंग कंसर्न बेसिस। ठीक, अगर सिचुएशन ये बन जाए कि बिजनेस जो है कोई एडवर्स सिचुएशन बन जाए या मैनेजमेंट का प्लान बन जाए और हम देख रहे हैं कि अगले 12 माह में हमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा बिजनेस, तो इसका मतलब है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड ही नहीं है। जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो आपने याद रखना है कि फिर ये जो क्लासिफिकेशन है नॉन करंट और करंट एसेट की, इट विल सीज टू अप्लाई, और तमाम एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज द करंट एसेट। सारे के सारे एसेट क्लासिफाई हो जाएंगे करंट एसेट, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी रिकवर्ड इन नेक्स्ट कमिंग 12 मंथ। अब ज़ाहिर है इसको यूज करके तो आप रिकवर नहीं करेंगे, इसका मतलब है ये बिकेंगे, इनको आपको बेचेंगे, इनसे पैसे रिकवर करेंगे, और तमाम लायबिलिटीज जो है ये करंट लायबिलिटीज बन जाएंगी। इसका मतलब है अब कुछ भी नॉन करंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस 12 माह से आगे हमें नजर ही नहीं आ रहा। So no asset will be classified as a non-current and no liabilities is going to be classified as non-current liabilities. So they all are classified as the current. ठीक, और इनकी वैल्यूज क्या होंगी? जैसे एसेट्स हैं तो एसेट्स की वैल्यू क्या होंगे जिस पे वो बिक सकते हो, तो इसको हम कहते हैं ये अल्टरनेट बेसिस पे मेजर किए जाएंगे। अल्टरनेट बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी इफ द गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड। ओके, अगर बिजनेस की गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टरनेट बेसिस पे बनती है। ये बात समझ आ गई? ये हमने कहां से ली? ये IAS 1 से ले ली। अब हम आते हैं दोबारा IAS 10 के अंदर। IAS 10 में स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इस पीरियड में कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसा इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसका मतलब है वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जब भी हमने बात की कि व्हाट आर द नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो हमने कहा जनाब ऐसे इवेंट्स विच प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस ऑफ दोज कंडीशन विच एग्जिस्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इसका मतलब है कि इस टाइम पीरियड के अंदर एक सिचुएशन इमर्ज होती है, एक सिचुएशन हम देखते हैं, और वो सिचुएशन ऐसी है कि जनाब फॉर एग्जांपल कोई नया लॉ पास हो गया, या आपके लिक्विडिटी इश्यूज बनने शुरू हुए हैं और आपके पास पैसे नहीं रह गए, लेकिन जो भी सिचुएशन थी वो इस टाइम पीरियड में इमर्ज हुई। अब वो बाय डेफिनेशन है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन वो एक ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जिसने बिजनेस की गोइंग कंसर्न पे शदीद किस्म का क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और लेट सपोज हम ये कहें कि बिजनेस गोइंग कंसर्न ही नहीं रहा, तो आपने याद रखना है कि हालांकि ये हुआ तो उस टाइम पीरियड में है आफ्टर द ईयर एंड, और है भी नॉन एडजस्टिंग, ठीक, लेकिन ये एक ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जिससे बिजनेस की गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं रही, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनेंगे? पहले तो आपने ज़ाहिर है यहाँ पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे तो वो उसमें क्लासिफिकेशन भी हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, नॉन करंट करंट भी हुआ होगा, लेकिन एक ऐसे इवेंट हो जाता है जिससे बिजनेस की गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं रही, तो जनरल पब्लिक को जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे इट शुड हैव बीन पेड ऑन ब्रेकअप अल्टरनेट बेसिस। इसका मतलब पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेआउट ही बदल गया। बाय डेफिनेशन ये है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सो द एक्सेप्शन क्रिएट हो गई, जिसके बारे में हमने कहा जी वैसे तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट सिर्फ मटेरियल हो तो डिस्क्लोज होते हैं, लेकिन अगर ये कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे बिजनेस की गोइंग कंसर्न नहीं रही तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टरनेट बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। सो रिमेंबर दिस वन,
Remember, very important with reference of IAS 10 going concern. इसके बाद आप दूसरी बात है जी डिविडेंड. ऐसा डिविडेंड जो आप रिपोर्टिंग डेट के बाद अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसको हम कहते हैं जी मटीरियल इवेंट है और ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और इसको हम डिस्क्लोज करेंगे. ओके, सो एनी इवेंट्स डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड इट विल बी टेकन एज significant material non-adjusting event and it should be disclosed. इसको सिंपली आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है इन केस ऑफ डिविडेंड्स. तो दो स्पेशल सिनेरियो हैं हमारे पास. एक है जनाब हमारे पास गोइंग कंसर्न का जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक, और दूसरा है हमारे पास डिविडेंड का. अगर हम इसको बुक पे जाएं और थोड़ी सी एग्जांपल्स जो हैं उस पर बात करें ताकि आपको और फर्दर आइडिया हो जाए. अगर हम इसको देखें जनाब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इफ यू लुक एट, तो आपको सबसे पहले बताया गया जनाब कि अकाउंटिंग जस्ट फॉर एडजस्टिंग इवेंट्स ऑफ द आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. तो सबसे पहले वो आपको बताया गया जनाब कि जनाब इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू. ठीक, तो इसको हम कहते हैं जनाब द टाइम पीरियड जिसमें इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. सो इफ यू लुक एट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स. द नंबर वन, द सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, confirming that the company had a present obligation as at the end of the reporting period as a consequence of the case. The settlement of a court case after the end of the reporting period, confirming that the company's expectation with respect to inflow of economic benefits were virtually certain as at the end of the reporting period as a consequence of the case. So you can read those examples जैसे मैं आपको बता रहा था. और एक दो छोटी बातें आपने याद रखनी है कि जनाब कस्टमर की बैंकरप्सी जो है, कस्टमर अगर आपका बैंकरप्ट हो जाए इस टाइम पीरियड में तो इट इज ऑलवेज टेकन एज एन एडजस्टिंग इवेंट. ठीक, और फ्रॉड अगर आपने डिटर्मिन कर लिया है, आपको फ्रॉड आपने फाइंड कर लिया है, तो एरर और फ्रॉड इट इज ऑलवेज टेकन एज एन एडजस्टिंग इवेंट. ठीक, और इन्वेंट्री के बारे में आपने देखना, याद रखना है कि इन्वेंट्री को अगर आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं एट द लोअर ऑफ कॉस्ट से भी कम एनआरवी पे, तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग देयर लॉसेस. ठीक, तो वो उसको भी आप एडजस्टिंग इवेंट में लिख सकते हैं. मतलब लिखेंगे. सही हो गया. ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो आपने बुक में से एक दफ़ा देख लेनी है. और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डिस्क्लोजर है, तो आपने इसको बताना है जी, डिस्क्लोजर देना है इसका. अगर ये मटीरियल इवेंट है देन इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज. और डिस्क्लोजर में आपने क्या क्या देना है जी, नेचर ऑफ द इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ इस फाइनेंशियल इफेक्ट, जैसे हम उसमें बात कर रहे थे. ठीक हो गया. नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसकी जनाब एग्जांपल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर एज फॉलोज. डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. सही हो गया. एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ मेजर सब्सिडरी आफ्टर द ईयर एंड, मतलब ईयर एंड के बाद आप कुछ परचेज या सेल करते हैं मेजर सब्सिडरी. द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू अ मेजर ऑपरेशन, जैसे हमने कल रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ी, तो रीस्ट्रक्चरिंग की अनाउंसमेंट अगर ईयर एंड के बाद हो रही है तो इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एंड अनाउंसिंग और कंफर्मिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, दैट इज. एंड देन वी हैव द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, ये भी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. लिटिगेशन कमेंस आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वंस अगेन इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज हेल्ड फॉर सेल, इट्स अगेन नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एंड अगर गवर्नमेंट आपका एसेट जो है वो कब्जे में ले लेती है देन अगेन इट इज गोइंग टू बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ठीक हो गया जनाब. मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शंस एंड बोनस इशू, उसके बाद जो रहते ऑल आर टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट.
ले जनाब उसके बाद है जनाब डिविडेंड के बारे में, एंड देन दिस इज अबाउट द गोइंग कंसर्न इश्यूज कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि क्या हो जाएगा जनाब, दैट इज गोइंग टू बी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अल्टरनेट बेसिस पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास था जी छोटा सा IAS 10, और चूंकि क्वेश्चन 37 के जो हैं वो इसके साथ मर्ज होके आते हैं, तो ये आपने एक छोटी सी बात जो है वो ज़हन में रखनी है, और कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम आप इसको बुक में से एक दफ़ा रीड आउट कर लें। कल वाले लेक्चर के अंदर हम जो है कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, पास पेपर क्वेश्चंस रिगार्डिंग 37 एंड IAS 10 के बारे में, और इस टॉपिक को फिर पास पेपर्स के एक दफ़ा गो थ्रू करने के बाद, ठीक, हम जनाब इसमें बात कर लेंगे जी कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने इसको राइट करना है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो सवाल आता है इट्स अबाउट डिस्कशन, डिस्कस करना होता है आपने। तो एक दफ़ा हम कल वाले लेक्चर में, जो हम कल लेक्चर में बात करेंगे, वी विल डिस्कस द 2 और 3 क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, किस अटेम्प्ट का है। सो वी विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस वन बाय वन, ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह पेपर में ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये था जनाब IAS 10। सो होपफुली आप अब करना ये है कि आपने 37 और 10 जो है, आप इस लेक्चर के बाद एक दफ़ा आपने ICAP की जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें से एक दफ़ा ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप गो थ्रू करें, उसको एक दफ़ा रीड आउट करें तमाम चीज़ों को, और कोशिश करके जैसे मैं आपको थोड़ा सा माइंड मैप बनाता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें बनाता हूँ ताकि ये याद रह सके, तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, एक दफ़ा देख लीजिएगा। सो दैट वाज IAS 37 एंड IAS 10, एंड होपफुली आपको अभी तक कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ये कनेक्ट हो रहा है। तो अभी हम जब सवाल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि किस तरह से IAS 10 और 37 जो है वो आपस में कनेक्ट होता है। ठीक हो गया जनाब। ले जनाब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।